स्वागत दोस्तों के सामने मध्य चलेगा। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ को बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी सेट कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फील्डिंग। बताएंगे किस तरीके से राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू। दोस्तों बताएंगे किस तरीके का खेला होने वाला है दोस्तों। के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए चुनाव में जमकर डाले गए वोट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने मिलकर 5वें नंबर पर धकेल दिया है। दोस्तों बताएंगे कौन से इलेक्शन का ये रिजल्ट सामने आया है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर राहुल गांधी को जाने से रोक रहा था चुनाव आयोग, वहीं जाकर चुनाव आयोग चोर है के दफ्तर पर पोस्टर लगा दिए गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी जानकारी। इसी के साथ में चलेंगे पल पल की सारी बड़ी अपडेट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बिहार के चुनाव के बाद होगा केंद्र में सत्ता परिवर्तन, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर चौंकाने वाला जबरदस्त दावा किया गया है। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि अचानक से मीडिया को संबोधित करने के लिए जगन मोहन रेड्डी आते हैं दोस्तों। इसके बाद वो बयान देते हुए एक सनसनीखेज दावा करते हैं दोस्तों। वो कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार चंद्रबाबू नायडू से संपर्क में है। जगन मोहन रेड्डी ने आगे दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू हॉटलाइन के थ्रू राहुल गांधी से संपर्क साधे हुए हैं। दोस्तों यानी राहुल गांधी और चंद्रबाबू नायडू का एक दूसरे से फोन का डायरेक्ट कनेक्शन है। दोनों एक दूसरे से कभी भी किसी भी वक्त बात कर सकते हैं और ये सारी चीजें कर रहे हैं रेवंत रेड्डी यानी तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में। चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी से बार बार संपर्क करवाया जा रहा है, बार बार दोनों नेताओं में बातचीत हो रही है। और इसके बाद दोस्तों पूरे देश के अंदर अब चर्चा होने लगी है कि क्या बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की हार के साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जाएगी और क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के सीधा संपर्क में है। इसका मतलब केवल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ में लेकर आना है। और आपको पता है दोस्तों कि जब इंडिया गठबंधन अच्छे खासे सीटों से जीतेगी तो नीतीश कुमार के सांसद अपने आप पलटी मार देंगे। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बिहार का चुनाव केंद्र की राजनीति तय करने जा रहा है और ये सच्चाई है, इसे कोई नहीं बदल सकता, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों ताकि पल पल की पूरी अपडेट सभी लोगों तक लगातार पहुंचे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से इंडिया गठबंधन के आगे पानी मांगती नजर आई है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर के महमूदाबाद के अंदर नगर पालिका के इलेक्शन हुए दोस्तों। यहां पर समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त तरीके की जीत हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी 5वें नंबर की पार्टी बनकर रह गई है दोस्तों। दरअसल जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अनुसार 25,850 लोगों ने वोट डाला था दोस्तों। इसमें समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े आमिर अरफात को लगभग 8,906 वोट मिला दोस्तों, जबकि दूसरे नंबर पर रहे निर्दलीय व्यक्ति अतुल कुमार वर्मा को 8,331 वोट मिले दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार यहां पर चुनाव लड़ रहा था दोस्तों वो 5वें नंबर पर आकर सिमट गया। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता जो कमल चुनाव चिन्ह पर लड़ाई लड़ रहे थे उनको मात्र 1352 वोट मिले दोस्तों, यानी उनसे ज्यादा वोट लगभग 4 और उम्मीदवार को मिल गए और अच्छे खासे अंतर से औरों को वोट मिला दोस्तों, जिससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को 5वें नंबर पर समेटकर समाजवादी पार्टी ने बड़ा मैसेज भेजा है। इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विजयी उम्मीदवार सहित समस्त पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई और अच्छा काम करने के लिए आज सभी लोगों को शुभकामनाएं। इसी तरीके से हमें वीडियो को आगे बढ़ाना है। कुल मिलाकर दोस्तों अखिलेश यादव की तैयारियां रंग लेकर आ रही है और बड़े अंतर से चुनाव समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीत रही है दोस्तों। इसी से पता चलता है कि जब कोई नेता ग्राउंड स्तर पर काम करता है तो उसका किस तरीके का असर है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अखिलेश यादव जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर बिसात बिछा रहे हैं, अंतिम रिजल्ट 2027 में सामने आएंगे और जब सब लोग चौंकेंगे और कहेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी थी वो कहां चली गई, तब जाकर इन लोगों को समझ में आएगा, गोदी मीडिया वालों को, कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरीके की तैयारी कर रहे थे। अगर आप भी मानते हैं कि दोस्तों 2024 में तो केवल ट्रेलर था उत्तर प्रदेश के अंदर, असली फिल्म तो 2027 में दिखाई देगी, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर चुनाव आयोग को जमकर ट्रोल करते हुए दिखाई दिए राहुल गांधी। दोस्तों दरअसल हुआ ये कि चुनाव आयोग ने जो एसआईआर बिहार के अंदर कराया है तो कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मृतकों की लिस्ट में डाल दिया गया है दोस्तों, यानी चुनाव आयोग की नजर में ये लोग मर चुके हैं और इनका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जबकि ये लोग जीवित है दोस्तों। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे लोग पहुंचे थे। फिर जज ने कहा था कि आप अच्छी तैयारी के साथ में आए हैं और योगेंद्र यादव की तारीफ की थी दोस्तों। इसके अगले दिन यानी बीते दिन राहुल गांधी ने इन सभी लोगों को अपने साथ चाय पीने के लिए बुलाया दोस्तों। राहुल गांधी ने चाय पीते हुए जमकर भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को खरी खोटी सुनाई दोस्तों। राहुल गांधी कहते हैं कि पहली बार मैंने जिंदगी में मृतक लोगों के साथ में चाय पी है, मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा है और ये अनुभव मेरा इसीलिए हो पाया है क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा किया है। ये साफ तौर पर एक बड़ी साजिश है जिसके तहत गरीबों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के मताधिकार से उनको वंचित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तंज कसते हुए कहा कि जीवन में बहुत दिलचस्प अनुभव होते हैं लेकिन ये अलग ही तरीके का अनुभव था। इस अनोखे अनुभव के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ चुनाव आयोग को
अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी ने एकदम सही तरीके से सही मुद्दा उठाया है, इससे बेस्ट कोई तरीका नहीं हो सकता था, जहां पर चुनाव आयोग अपने पूरे एसआईआर के प्रोसेस को लेकर ताल ठोक रहा है दोस्तों, पीठ थपथपाते हुए कह रहा है कि इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छे तरीके से एसआईआर करवाया गया। लेकिन हकीकत सबके सामने है, राहुल गांधी ने मृतकों के साथ चाय पी लिया। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये तो अद्भुत चमत्कार हो चुका है तो लिखकर जरूर बताएगा और दो शब्द जरूर लिखेगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को चुनाव आयोग जाने से रोका गया दोस्तों। 300 सांसदों को रास्ते में रोककर पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया था। इसके बाद इंडिया गठबंधन के लोगों के लिए न्याय दिलवाने के लिए और इंडिया गठबंधन के लोगों को चुनाव आयोग से जाने से रोकने के खिलाफ विरोध करने के लिए इंडियन यूथ कांग्रेस ने मोर्चा संभाला दोस्तों। इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर लगी दीवारों के ऊपर पोस्टर लगा दिया गया दोस्तों। इस पोस्टर में लिखा हुआ है कि वोट चोर चुनाव आयोग का दफ्तर सामने है। दिल्ली यूथ कांग्रेस की ओर से लगाए गए एक और पोस्टर में लिखा हुआ है कि यहाँ वोट चोरी का काम तसल्ली बख्श होता है, यानी चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए इस तरीके से पोस्टर लगाए गए हैं दोस्तों, जिसे बाद में हालांकि हटा दिया गया। लेकिन पुलिस की तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद दिल्ली यूथ कांग्रेस के लोग पहुंचे और जोरदार तरीके से बवाल किया गया है दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बीजेपी के नेता और मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी को दोहरी वोटर आईडी को लेकर नोटिस भेजा गया है दोस्तों। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया के बीच विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निर्मल देवी की दोहरी वोटर आईडी को लेकर चुनाव आयोग को घेरा दोस्तों। अब इस मामले को लेकर कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को नोटिस जारी कर दिया है दोस्तों। 16 अगस्त शाम 5 बजे दोहरी वोटर आईडी के संबंध में जवाब दाखिल करने को कहा गया दोस्तों। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, क्योंकि तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था और तमाम तरीके की उल्टी सीधी बातें बोली जा रही थी दोस्तों। अब उल्टा ये सारे लोग फंसते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की नेत्री को नोटिस भेजा गया है, इसका मतलब दूर तक मैसेज जाएगा दोस्तों। आने वाले दिनों के अंदर तेजस्वी यादव या फिर इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़ा करने से पहले 10 बार इनको सोचना पड़ेगा। दो शब्द जरूर बताया गया। इसके साथ में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बेंगलुरु सेंट्रल समेत अब कई सारे और लोकसभा क्षेत्र को लेकर बड़ा एक्सपोज करने जा रहे हैं दोस्तों। राहुल गांधी ने पहले ही भाषण देते हुए कहा था कि ये तो अभी शुरुआत, अभी तो बहुत कुछ होना है और बहुत कुछ का मतलब है कि 48 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी डिटेल में वोट चोरी को लेकर एनालिसिस करने जा रही है दोस्तों। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी इन सीटों के बारे में चरणबद्ध तरीके से जानकारी जारी करने की योजना बना रही है दोस्तों, यानी बहुत बड़ा खेला अभी भी होना बाकी है। आप लोगों की इस पूरे मामले पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि एकदम एक्सपोज करना चाहिए तो लिखेगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बार बार मीडिया के माध्यम से, गोदी मीडिया के माध्यम से बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर एसआईआर की प्रक्रिया में कुछ गलत है तो फिर जितने भी पार्टी के बीएलए हैं, यानी इंडिया गठबंधन की पार्टी के बीएलए हैं, पदाधिकारी है, वो लोग चुनाव आयोग में जाकर शिकायत क्यों नहीं करते, चुनाव आयोग के सामने क्यों नहीं बताते कि क्या क्या गलत है। इस मामले को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग रोज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक दल ने कई सारी शिकायतें की है, लेकिन इस पर हमको सही से जवाब नहीं मिल रहा। ये शिकायतें अभी तक स्वीकार नहीं की गई है, ना ही रिसीव की जाती है, यानी बीएलए लोग, पार्टी के लोग बार बार शिकायतें कर रहे हैं, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यानी उन लोगों के लिए करारा तमाचा, करारा झटका है दोस्तों, जो लोग दावा कर रहे थे कि पार्टियों की ओर से, इंडिया पार्टियों की ओर से कोई बीएलए आकर शिकायत ही नहीं करता। अब सवाल उठाया है तेजस्वी यादव ने, स्पष्ट तौर पर कह दिया कि सवाल करने जाते हैं लेकिन रिसीविंग प्राप्त नहीं होती, स्वीकार नहीं किया जाता शिकायतों को, ताकि चुनाव आयोग ये बता सके कि उनको कोई रिसीविंग नहीं मिल रही है। और बीजेपी के लोग माहौल बनाने की कोशिश करे कि इंडिया गठबंधन के लोग केवल जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वो बूथ लेवल के अधिकारियों के माध्यम से कोई शिकायत चुनाव आयोग को नहीं दे रहे, जबकि ये बात एकदम गलत है दोस्तों। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये दावा किया है। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए और बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं आखिर उस पर चुनाव आयोग की ओर से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, क्यों नहीं विपक्षी पार्टियों के बीएलए की शिकायत ली जाती दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की ओर से दिल्ली के अंदर आवारा कुत्तों को हटाने के फैसले का विरोध किया गया दोस्तों। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था और 3 सप्ताह के अंदर एक्शन लेने के लिए बोला था, आवारा कुत्तों को हटाने के लिए बोला था, इस मामले पर विरोध इतना तेज हुआ दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले की आलोचना की और मानवता पूर्वक कार्रवाई करने के लिए बोला गया दोस्तों। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव बना और सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त यानी आज 3 जजों की एक बैठक बुलाई है दोस्तों। इस बैठक में सुनवाई की जाएगी और मामले पर रिव्यू किया जाएगा और उम्मीद है कि जो पुराना फैसला था उसमें कुछ तब्दीलियां आएंगी दोस्तों, क्योंकि विरोध बहुत बड़े स्तर पर हुआ था। ज्यादातर बॉलीवुड के सेलिब्रिटियों ने विरोध किया था दोस्तों। पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक दलों के बड़े नेता, जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई और लोगों ने सवाल खड़े किए थे। इससे एक बात स्पष्ट होता है कि लोगों को दिक्कतें जरूर है आवारा कुत्ते से, लेकिन उसे समस्या से पार पाने के लिए जो तरीका अपनाने के लिए बोला जा रहा है वो एकदम मानवता पूर्वक होना चाहिए, ये डिमांड की जा रही है। देखते हैं क्या आदेश जारी किया जाता है दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखिएगा जरूर। साथ साथ दोस्तों जिस चुनाव का वेट किया जाता आखिरकार उसकी घोषणा हो गई है। दरअसल हुआ यह है कि
दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव का ऐलान कर दिया गया है दोस्तों, यानी डूसू के चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। शैक्षिक वर्ष 2025-26 के लिए डूसू चुनाव 18 सितंबर को होगा दोस्तों। वहीं पर विश्वविद्यालय ने बताया है कि वोटिंग के अगले ही दिन 19 सितंबर को मतगणना होगी, जिसके पूरा होने के बाद चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू की एक अधिसूचना के अनुसार दिन में कक्षाओं के लिए मतदान 18 सितंबर को सुबह 8:30 बजे के आसपास होगा और 1 बजे तक चलेगा दोस्तों। और शाम की कक्षाओं के लिए चुनाव शाम को 7:30 बजे तक होगा, 3 बजे से। अधिसूचना में कहा गया है कि नामांकन पत्र वार्षिक शुल्क के अनुसार 500 रुपए की डिमांड ड्राफ्ट और 1 लाख रुपए के बॉन्ड जमा करने की अंतिम तारीख 10 सितंबर को 3 बजे तक होगी। इसके अनुसार नामांकन पत्रों की जांच उसी दिन 3:15 तक होने वाली है दोस्तों। कुल मिलाकर एक बड़ी तैयारी चल रही है दूसरे के इलेक्शन को लेकर और एक बार फिर से हाई प्रोफाइल इलेक्शन होने वाला है दोस्तों। पिछली बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के छात्र संगठन एनएसयूआई के उम्मीदवार यहां पर चुनाव जीते थे दोस्तों। आप लोगों को याद होगा कि रौनक खत्री प्रेसिडेंट का चुनाव जीते थे दोस्तों। उसके बाद से माहौल देश का पता चलने लगा था और जब 2024 के लोकसभा के चुनाव हुए दोस्तों, तो आप लोगों ने देखा कि रिजल्ट किस तरीके का था, यानी संकेत भी उसी तरीके के जो युवा देते हैं वैसा ही देश के अंदर होता है दोस्तों। रौनक खत्री जैसे कई सारे बड़े बड़े नेता उभर कर आते हैं, जो नेता बनते हैं सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस हो जाते हैं दोस्तों। उसके बाद कांग्रेस पार्टी में इनको बड़ी भूमिका दी जाएगी और ये पार्टी के लिए अच्छा खासा समर्थन जुटाएंगे दोस्तों। आपकी क्या राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा और इस बार दूसरों के इलेक्शन में आप किस और हवा बहते हुए देखते हैं ये भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। काफी हाई प्रोफाइल इलेक्शन होगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बुधवार को पुणे के कोर्ट में कहा कि जान को खतरा है। राहुल गांधी के और सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में लिखित सूचना देकर कहा कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। ये बयान मीडिया में आने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया शिनेट ने एक्स पर सोशल मीडिया पर लिखा कि राहुल गांधी के वकील ने बिना उनसे बात किए उनकी सहमति लिए कोर्ट में लिखित बयान दाखिल करने की कोशिश की, जिसमें उनके जान के खतरे का हवाला दिया गया। इस बात से राहुल गांधी की घोर असहमति है, इसलिए वकील इस बयान को कोर्ट से वापस लेंगे। यानी राहुल गांधी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते जो उनके वकील कोर्ट में बोलकर आए हैं कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। यानी दोस्तों कोशिश की जा रही थी कि राहुल गांधी को सुरक्षा दिलवाया जाए, लेकिन राहुल गांधी अपने वकीलों के साथ इस बात को लेकर खड़े नहीं है और कहीं ना कहीं वकील की बात को वापस लेंगे। दोस्तों इससे पता चलता है कि राहुल गांधी इतनी जल्दी इस तरीके के कार्ड खेलने वाले नहीं है, जहां पर बोल दे कि जान को खतरा है और बहस करने से चले जाए दूर। राहुल गांधी डटकर मुकाबला करने वाले नेता है दोस्तों। सावरकर वाले मुद्दे को लेकर ये पूरी अपडेट है, जहां पर सावरकर को लेकर राहुल गांधी ने दावा किया था उस पर मानहानि का मुकदमा किया गया। हालांकि राहुल गांधी ने डिटेल में सावरकर के बारे में बताया कि कैसे सावरकर ने अपनी किताब में एक मुस्लिम को पीटने का दावा किया था और उसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं बोला जा सकता, और इसी बात को लेकर सावरकर के परिवार के लोग भड़के पड़े हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर गुजरात में नरेंद्र मोदी के काफी करीबी नेताओं में से एक नेता है दोस्तों भिखू भाई दलसानिया। बिहार बीजेपी के प्रदेश संगठन महामंत्री है, यानी मोदी शाह ने उनको स्पेशल बिहार भेजा है बिहार चुनाव की तैयारियों में जुटने के लिए और अच्छे तरीके से डिटेल में जानकारी देने के लिए कि बिहार में किस तरीके का माहौल है पार्टी के लिए। यानी अपने विश्वसनीय नेता को अमित शाह और मोदी ने बिहार भेजा है दोस्तों। आपको बता दें कि बड़ी बात यह कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता भिखू भाई दलसानिया ने गांधीनगर में वोट दिया था, अमित शाह को वोट दिया था दोस्तों। अब ये बिहार के नए वोटर बन गए हैं, यानी 25 के चुनाव के लिए बिहार के वोटर बन गए हैं। बिहार की वोटर लिस्ट में इनका नाम जोड़ दिया गया है, जबकि इनके पास कोई पता नहीं है, कोई मकान का नंबर नहीं है। बिहार के वोटर लिस्ट में गुजराती में ये बातें लिखी हुई है, जबकि हिंदी भाषी बिहार के अंदर ज्यादातर चीजें हिंदी भाषा में लिखी जाती है दोस्तों, बल्कि वोटर लिस्ट तो हिंदी में ही तैयार होता है, लेकिन इसके बावजूद इनका जो लिस्ट में नाम है वो गुजराती में लिखा हुआ है दोस्तों। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ बड़ा झोल है। अगर आप भी मानते हैं कि एक व्यक्ति 2024 में लोकसभा में गुजरात में वोट डालता है और अगले साल 2025 के चुनाव के लिए बिहार में आकर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, ये किस तरीके के देश के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाकर रखी गई है दोस्तों। इसका जवाब जरूर मिलना चाहिए दोस्तों। आप भी इस पूरे मामले को लेकर लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आ गए हैं दोस्तों। इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी के 2 नेता चुनाव लड़े थे, जिसमें राजीव प्रताप रूडी और दूसरे नंबर पर रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का सपोर्ट प्राप्त नेता संजीव बालियान दोस्तों। जो आंकड़े आए उसके अनुसार 1295 वोटों में से 707 वोट पड़े दोस्तों। राजीव प्रताप रूडी को 391 वोट मिले, जबकि संजीव बालियान को 291 वोट मिले। इस पर पुण्य प्रसून वाजपेयी बोले, कहा सोचिए समझिए दोनों बीजेपी के, लेकिन पुरानी बीजेपी जीत गई, नई बीजेपी हार गई। यानी अमित शाह के समर्थन वाली बीजेपी
हार गई और जो भाजपा को पुराने नेता सपोर्ट कर रहे थे वो जीत गई दोस्तों, यानी राज्य प्रताप रूडी जीत गए। आप क्या मानते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि अमित शाह की ये बड़ी डिफीट है दोस्तों तो लिखकर जरूर बताएगा। और इसी के साथ में चुनाव में हारे संजीव बालियान ने अंदर खाने बता दिया है कि वो अकेले पड़ गए थे, यानी ऐसा लग रहा है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी इनको धोखा दे दिया। संजीव बालियान ने कहा कि चुनाव पार्टी लाइन पर नहीं हुआ था, लेकिन विपक्षी दलों ने अपने मत एक ही उम्मीदवार को देने का निर्णय लिया, जिससे उनके समर्थन में मजबूरन पार्टी निर्देश का मानकर लोगों ने वोट डाला। संजीव बालियान ने पहली बार सीसीआई का चुनाव लड़ा था। उनका एजेंडा क्लब के पुराने गरिमा बहाल करना और सत्ता व विपक्षी सांसदों के बीच संवाद को बढ़ाना। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों ने अपने सांसदों को पार्टी लाइन पर वोट का निर्देश दिया था, जबकि चुनाव कोई राजनीतिक नहीं था। यानी अब हार गए दोस्तों तो अंगूर खट्टे हैं वाली बातें चल रही है। और वो कहते हैं कि मैं अलग थलग हो गया था, अकेला पड़ गया था। सवाल ये उठता है कि अमित शाह का समर्थन लेकर भी वो कौन से अकेले पड़ गए थे? क्या वाकई अमित शाह ने उनको सपोर्ट नहीं किया? क्या वो अमित शाह के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? इसका जवाब तो उनको देना चाहिए। बातें क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। आप क्या मानते हैं? लिखिएगा जरूर। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एनडीए से अलग होकर सारे रिश्ते खत्म करके महागठबंधन के साथ जाने की संभावना जता रहे राष्ट्रीय लोजपा पार्टी यानी आरएलजेपी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि वो कहां से लड़ेंगे दोस्तों। पशुपति पारस वैशाली जिले के राजा पाकर विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। बताया जा रहा है कि महागठबंधन में इस पर सहमति बन गई है, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है दोस्तों। अपने भतीजे की पार्टी लगातार तोड़ रहे हैं दोस्तों। चिराग पासवान की पार्टी के कई सारे नेताओं को उन्होंने अपने पास लेकर आ गए, अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया और अब राजा पाकार सीट पर मैदान में उतरकर वो और ज्यादा दिलचस्प मुकाबला कर सकते हैं दोस्तों। इस सीट की बात करें तो यहाँ पर 2020 के इलेक्शन में प्रतिमा कुमारी दास जो इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस पार्टी की नेत्री है दोस्तों, वो चुनाव जीती थी। 2020 का जो नतीजा रहा था काफी दिलचस्प रहा था दोस्तों। यहाँ पर प्रतिमा कुमारी ने जेडीयू के महेंद्र राम को 1796 वोटों से हराया था। प्रतिमा को 54,000 के आसपास वोट मिले थे और 52,000 वोट महेंद्र राम को मिले थे दोस्तों। ऐसे में ऐतिहासिक तौर पर जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय कुमार 2010 में जीते थे। 2015 में आरजेडी के शिवचंद्र राम चुनाव जीते थे। 2020 में प्रतिमा सिंह चुनाव जीती थी दोस्तों। तो ये सीट कांग्रेस पार्टी से आरएलजेपी की ओर शिफ्ट हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये सीट तो लगभग कंफर्म ही रहेगी कि इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी दोस्तों, लेकिन इसके एवज में कांग्रेस पार्टी कई और मजबूत सीट डिमांड कर सकती है। जो भी जानकारी आएगी दोस्तों आप तक लगातार पहुंचाएंगे, क्योंकि बिहार को लेकर लगातार चुनावी डायनेमिक्स बदलता जा रहा है, यानी समीकरण बदलते चले जा रहे हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी ने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और डिंपल यादव की लोकसभा सीट पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया है दोस्तों। बीजेपी के नेताओं ने कन्नौज, रायबरेली, मैनपुरी, वायनाड, डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्रों में लाखों संदिग्ध मतदाताओं की मौजूदगी में चुनाव कराने का दावा किया है। बीजेपी ने घुसपैठियों को वोट कराने का आरोप लगाया है दोस्तों, यानी भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगा रही है दोस्तों, लेकिन हवा में तीर चला रहे हैं। इनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए इस तरीके के दावे कर रहे हैं, जबकि राहुल गांधी पूरे बंडल के साथ आते हैं दोस्तों। इतना बड़ा बंडल लेकर आते हैं कि भाजपाई कभी पढ़ भी नहीं पाएंगे और राहुल गांधी एनालिसिस करके पूरी रिपोर्ट दे देते हैं दोस्तों। और ये एक बात नहीं है, राहुल गांधी ऐसे 48 लोकसभा सीटों के बारे में डिटेल में जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देते रहेंगे। भाजपा के लोग केवल जोर जोर से चिल्लाएंगे और गोदी मीडिया के माध्यम से बोलेंगे तो इससे कुछ खास होगा नहीं। जनता को सबूत चाहिए, पेपर पर लिखा डॉक्यूमेंटेड चीज चाहिए। और अगर बीजेपी ऐसा कोई दावा करती है कि फर्जी वोटर थे इन क्षेत्रों के अंदर, तो लोग वैसे भी नहीं मानेंगे दोस्तों। जिसकी सरकार होती है उसके पास पूरा प्रशासन का कंट्रोल होता है, उसके पास मनी पावर, मसल पावर, सब कुछ पावर होता है, तो वो फ्रॉड करा सकता है। विपक्ष में बैठा व्यक्ति कभी फ्रॉड नहीं करा सकता, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन शायद बीजेपी के नेताओं से कॉमन सेंस की उम्मीद करना भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगता है। आपकी क्या राय है लिखिएगा जरूर। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में एसआईआर पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान आया है दोस्तों। वो कहते हैं कि बिहार में वोटर जो बन रहे हैं वो गुजराती बन रहे हैं। उन्होंने एग्जाम्पल बीजेपी के महासचिव का दिया दोस्तों। उन्होंने कहा कि गुजराती लोग आकर हमारे यहाँ बिहार में वोटर बन रहे हैं, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आखिर कौन ये सब काम करवा रहा है, और सबूत के साथ उन्होंने भी आरोप लगाए हैं दोस्तों। तो जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के साथ बोल रहे हैं, कोई हवाबाजी नहीं कर रहे हैं। साथ साथ भागलपुर से जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय कुमार मंडल और गोपालपुर के जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल के बीच चल रही जुबानी जंग अब कानूनी मोड़ ले चुकी है दोस्तों। सांसद अजय कुमार मंडल ने विधायक गोपाल मंडल के खिलाफ बुधवार को घोगा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है दोस्तों। सांसद का आरोप
आरोप है कि विधायक ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया में उनके और उनके परिवार के खिलाफ अमर्यादित और आधारहीन टिप्पणियां की है, जिससे उनकी व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा है। सांसद ने अपने आवेदन में कहा है कि 10 और 12 अगस्त 2025 को विधायक द्वारा उनके परिवार की एक महिला सदस्य के संबंध में भी आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जो पूरी तरीके से निराधार और राजनीतिक विद्वेष पर प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन टिप्पणियों को विभिन्न मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जा रहा है, जिससे मामला और गंभीर हो गया है। पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जो भी आपकी राय है दोस्तों इस पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर याचिका कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। दोस्तों याचिका को प्रधान न्यायाधीश BR गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्रन की पीठ करने वाली है। दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 को सर्वसहमति से दिए फैसले में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के निर्णय को बरकरार रखा था। दोस्तों साथ ही आदेश दिया था कि जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाए, इसका राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। ये याचिका शिक्षाविद जहूर अहमद भट्ट और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक की ओर से दायर की गई थी। दोस्तों जहूर अहमद भट्ट और खुर्शीद अहमद मलिक ने अपनी याचिका में कहा कि यह निवेदन किया जाता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से नवनिर्वाचित सरकार की भूमिका में गंभीर कटौती होगी, जिससे भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माने जाने वाले संघवाद के सिद्धांत को गंभीर उल्लंघन होगा, गंभीर झटका लगेगा। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर भी लगातार डिमांड उठाई जा रही है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी की ओर से अनशन की योजना बनाई गई थी और जम्मू कश्मीर में जोरदार तरीके से अनशन भी किया गया था, विरोध भी किया गया था। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जो बताएगा। साथ साथ जब से राहुल गांधी ने SIR को लेकर सवाल खड़े किए हैं दोस्तों, तब से बीजेपी के लोग हवा में तीर चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अनुराग ठाकुर इतने दिनों तक शांत थे, लोग पूछ रहे थे कि आखिर कहां है आजकल अनुराग ठाकुर, तो अब उनका बयान आया है। दोस्तों वो बोलते हैं कि रायबरेली में एक पत्ते पर 47 वोटर्स थे, राहुल गांधी को ये कभी नहीं दिखाई दिए। वो दावा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर कि सोनिया गांधी भारतीय नागरिक बनने से पहले वोटर बन चुकी थी भारत की, तो उन्होंने वोट कैसे दे दिया जबकि उनके पास तो सिटीजनशिप नहीं था। अब भाजपाइयों के ये दावे हैं दोस्तों बिना सबूत के, ट्रस्ट मी ब्रो वाली बातें हैं। सबूत मांगोगे तो बोले कि भाई विश्वास करो मुझ पर, और सबूत दिखाएंगे नहीं। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि यही अब बीजेपी वालों की हकीकत बन चुकी है तो अपनी राय जरूर लिखकर आएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का।